डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आमिर अंसारी, करियर काउंसलर, असिस्टेंट हेडमास्टर मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई की जानिब से व्यवसायिक वाटा प्रगति की दिशा, इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। इस खास प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स को जो 10th में हैं, 12th में हैं, अपने करियर को चॉइस करने में आपको आसानी हो। डिफरेंट प्रोफेशनल से आपकी मुलाकात करवाई जा रही है। अब तक कई प्रोफेशनल्स अलग अलग फील्ड के आपने उनके इंटरव्यूज़ देख चुके हैं। आज का ये ख़ास प्रोग्राम भी एक ख़ास पर्सनालिटी के साथ में एक ख़ास फील्ड के लिए आपके सामने पेश किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं आज का इंटरव्यू शुरू करूं, मैं हमारे आज के ख़ास मेहमान से आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं जनाब कैफ सिद्दीकी साहब। हेलो सर। हेलो कैफ सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर, आप बताएं। जी, आपका इस खास प्रोग्राम में इस्तकबाल है, स्वागत है सर। कैफ सिद्दीकी साहब का ताल्लुक IIM से है और ही इज़ अ डायरेक्टर, sales director in food and beverage industry, expert with over 10 plus years of sales and marketing experience in reputed MNCs like Schreiber Foods, US-based top 20 global dairy company, IFCO Food, one of the largest FMCGs in Middle East, PepsiCo, and others. He is currently the sales director for Schreiber Dynamics Dairies India. Before the corporate stunt and the MBA program, Mr. Kaif Siddiqui successfully completed a degree in electronics engineering from University of Mumbai and schooling from St. Xavier's High School. कैफ साहब ने जब IIM के एग्जाम्स को के लिए प्रिपरेशन किया, he scored 99 plus percentile in all major competitive exams, namely CAT, XAT, GMAT for post-graduation in business administration. He graduated from IIM in 2013 and was awarded his degree by the President of India, Pranab Mukherjee, and also featured on NDTV for his outstanding performance during the course of work. तो एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, टॉप क्लास पर्सनालिटी हम कहेंगे कि आज हमारे दरमियान मौजूद है। कैफ सिद्दीकी साहब, आपका दोबारा हम इस्तकबाल करते हैं। और प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक ख़ास चीज़ का तस्करा करना चाहता हूं। अगर मैं कुछ नाम लूं, जैसे हर्षा भोगले, रघुराम राजन, चेतन भगत, ये बड़े नाम, अगर इसमें कोई कॉमन चीज़ आपको ढूंढना है, जी हाँ, ये सारे सक्सेसफुल या लीडिंग हम कहेंगे प्रोफेशनल्स जो अपनी अपनी पोजीशन के एतबार से की पोस्ट पर मौजूद हैं, ये सारे लोगों में एक चीज़ कॉमन है और वो है कि वो IIM का प्रोडक्ट है। और आज हमारे साथ में जो कैफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, ये भी IIM को ही बिलोंग करते हैं। तो सर, आपका इस्तकबाल है और मैं चाहता हूं कि आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में थोड़ा सा आप मैनेजमेंट फील्ड और आपका जो करियर अपॉर्चुनिटी और करियर का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है वो बच्चों के सामने आप शेयर करें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कैफ सर, आप थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन अगर आप कुछ देना चाहें कि प्रेजेंटली आप किस तरह से काम कर रहे हैं। सबसे पहले शुक्रिया सर, आपने फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड द काइंड इंट्रोडक्शन। आपने हालांकि काफी कुछ कवर कर लिया। जैसे आपने बताया कि पिछले ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में रहा हूँ। पहले आउट ऑफ कैंपस मतलब कैंपस प्लेसमेंट मेरा हुआ था IIM से, जिसमें मैं इफको ग्रुप जो UAE बेस्ड है वहाँ एज अ ब्रांड मैनेजर वहाँ मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका मार्केट्स में हैंडल करता था उनके लिए। और उसके बाद पिछले ऑलमोस्ट 6.5 ईयर्स से मैं श्राइबर फूड्स के साथ हूँ, श्राइबर डायनेमिक्स डेयरीज। श्राइबर फूड इंडिया में काफी बड़ी डेयरी कंपनी है। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने अमूल और बाकी के बारे में सुना होगा। ये कोऑपरेटिव्स हैं, प्राइवेट कंपनीज में श्राइबर का काफी बड़ा नाम है और उसमें मैं एक एज अ सेल्स डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। उससे पहले
प्रायर टू दैट मैंने इंजीनियरिंग की थी। मेरा ग्रेजुएशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में था। एक छोटी मोटी स्टेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में भी रही, आईसीआईसीआई बैंक के साथ था, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में भी थी। और ये मेरी जर्नी रही है अब तक। एंड हियर आई एम टू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंसेस ऑफ IIM एंड टू हेल्प ऑल आर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स कि वो कैसे अपनी जर्नी IIM की शुरू करें और क्या इसमें चैलेंजेस और हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। सर, सबसे पहली बात कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का आईएम की तरफ बढ़ना या मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना, ये पिछले 10 साल से या पिछले 15 सालों से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि आईआईटीज प्लस आईएम का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ से निकलने वाले जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी जो है वो की पोस्ट पर है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंजीनियरिंग करते वक्त कब आपके ख्याल में ये बात आई कि मुझे भी मैनेजमेंट फील्ड की तरफ जाना चाहिए? दो चीजें हैं। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो बाय द थर्ड ईयर या द थर्ड ईयर के मिड में लोगों की, स्पेशली इंजीनियर्स की मैं बात करूं, और ज्यादातर ग्रेजुएट्स की भी, तो जब आप अपने सेकेंड लास्ट ईयर विच इज द थर्ड ईयर इन इंजीनियरिंग या लास्ट ईयर फॉर अदर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, ज्यादातर लोगों को एक ये डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। बहुत से लोगों को टेक्निकल उसमें जाना होता है, बहुत से लोगों को बाहर पढ़ने जाना होता है, बहुत से लोगों को अब जो ग्रेजुएशन में किए हैं उसी के रिगार्डिंग फील्ड। तो मेरा भी कोई बहुत डिफरेंट नहीं था। इन माय थर्ड ईयर एक चीज ये बहुत क्लियर हो गई थी, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 साल अपने कोर्स में बिता चुके होते हैं, ये इंक्लिनेशन आपको पता चल जाता है कि आपका टेक्निकल की तरफ है या नहीं है। मेरे केस में ये बहुत क्लियर साइंस आ रही थी कि नहीं भाई, टेक्निकल की तरफ मेरा रुझान नहीं है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि ठीक है। और मैं ड्यूरिंग कॉलेज बहुत सारे फेयर्स और बहुत सारे इवेंट्स को मैनेज करना और थोड़े ये सब चीज़ों में ज़्यादा ओरिएंटेशन था, तो ये समझ में आया कि भाई दैट्स समथिंग व्हिच इज ऑफ इंटरेस्ट। और उसी से दौरान बाय द टाइम आई वाज देयर इन माय फोर्थ ईयर, ये मुझे बहुत क्लियर हो गया था कि मुझे MBA करना है, एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है। एंड मैंने तब से थोड़ा बहुत कैट के बारे में पढ़ना शुरू किया। इनफैक्ट मैं जब फाइनल ईयर में था तब मैं कैट में अपियर हुआ। मैंने अपने कैंपस की तरफ से प्लेसमेंट तो लिया, लेकिन वाइल आई वाज वर्किंग, जब मैं ICICI बैंक के साथ काम कर रहा था, वो 2 साल भी मैं कैट में अपियर होता था, सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्जाम का क्या नेचर है, क्या है, और साथ ही साथ तैयारी कर रहा था। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, बाय द टाइम आई वाज देयर इन माय फाइनल ईयर, मेरे फाइनल ईयर के वक्त मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि MBA करना है, इंडिया से करना है, एक अच्छे कॉलेज से करना है। ओके सर, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में, अपनी बात में कैट एग्ज़ाम का जिक्र किया, तो बीइंग अ इंजीनियर, क्या सिर्फ इंजीनियर्स ही कैट एग्ज़ाम देकर IIM में या मैनेजमेंट के MBA का कोर्स कर सकते हैं? थोड़ा सा उसकी वजाहत कर दें। सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत ही क्योंकि डेटा भी जो शोकेस करता है। देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप पिछले 10 या 15 साल का डेटा उठा के देख लें IIMs का, और किस तरीके के स्टूडेंट्स या क्या प्रोफाइल के स्टूडेंट्स आए हैं, तो एक आपको बहुत ही क्लियर ट्रेंड दिखेगा कि ऑलमोस्ट 90+% स्टूडेंट्स एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, और बाकी सब मिला के सिर्फ 10% होते हैं। अब इसमें एक चीज जो इंस्टीट्यूट्स को भी समझ में आई कि अच्छा, इसका रीजन मैं बता दूं कि क्या रीजन होता है। एक बात सर वाजे कर दें कि बाकी स्टूडेंट्स, बाकी ग्रेजुएट्स भी कैट एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, इट इज ओपन फॉर ऑल, एनी ग्रेजुएट कैन गिव ऑफ एनी स्ट्रीम। तो चाहे आप साइंस लिए हो, कॉमर्स लिए हो, आर्ट्स लिए हो, इट इज ओपन फॉर एवरीवन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले दे सकते हैं या सिर्फ कॉमर्स वाले या सिर्फ, तो ये सभी के लिए ओपन होता है। और एक देखिए, मैनेजमेंट होती क्या चीज है, हमको ये भी समझना, और मैं उसके बारे में बाद में कवर करूंगा। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं तो एक चीज बहुत क्लियर ये निकल के आ रही थी कि 90+% स्टूडेंट्स जो एक MBA बैच में होते थे, वो सब इंजीनियर्स होते थे। उसका रीजन ये होता था कि कैट के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका वर्बल होता है, जिसमें आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और थोड़ी जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो टेस्ट होती हैं। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग होता है, और तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जो कि मैथ की तरफ होता है। अब इंजीनियर्स के लिए
लॉजिकल रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो वो थ्रू आउट अपने 3 इयर्स 4 इयर्स जर्नी में इन सम वे और द अदर, बट नॉट डायरेक्टली बट इन सम वे और द अदर सम रिलेटेड रहते हैं। बाकी जो स्ट्रीम्स होती हैं उनमें इन सब्जेक्ट्स का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। तो जब आप कैट की तैयारी करने लगते हैं तो आप सडनली रियलाइज करते हैं कि मैं इस चीजों से टच में नहीं रहा हूँ दूसरे स्ट्रीम्स के लिए, और दैट्स वेयर अदर स्ट्रीम्स स्ट्रगल, क्योंकि इंजीनियर्स इस चीज से वो रहते हैं। प्लस एक इंजीनियरिंग कोर्स का रिगर भी जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें थोड़ी जो आप कहते हैं आदमी का एफर्ट होता है, नॉट टू से कि दूसरे उसमें नहीं होता, बट एक इंजीनियर्स के जो एक करिकुलम होता है और जो होता है वो थोड़ा ज्यादा रिगर होने की वजह से उनको एक उतना इनपुट डालने की आदत होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 2-3 चीजें उनको हेल्प करती हैं। एक तो क्वांटिटेटिव विच इज मैथ, उसमें एक थोड़ा क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसे कोर्स है कि उसमें मैथ का काफी रोल रहता है, वो एक एडवांटेज हो जाता है। और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, हालांकि अगर आप देखेंगे तो बहुत बार इंजीनियर जो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं वो वर्बल और उसमें रहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें उनको बहुत ज्यादा उनका ओरिएंटेशन नहीं रहता। तो एक ये चीज निकल गया। सर एक बात और क्लियर कर दे कि while गोइंग फॉर मैनेजमेंट कोर्स व्हाई टू चूज फॉर आईएम? आईएम में ऐसी क्या खास बात है, और हमारा जो दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जिनका एफिलिएशन है, या जो प्राइवेट कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें और आईएम में एक बेंचमार्क का फ़र्क है, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा आप बच्चों को एक्सप्लेन करें। सर द सिंपल ब्रांड की एक वैल्यू होती है, राइट। मैं अपना ही एग्जांपल दूं, दिल्ली में एक बहुत ही ए ग्रेड इंस्टीट्यूट है एमडीआई के नाम से। काफी पुराना है और फीचर होता है मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, उसके बाद मेरा आईएम में एडमिशन हुआ। मैं उसके कैंपस में रहने के बाद एक आईएम मिल गया, बिकॉज द ब्रांड इन इटसेल्फ इज हैज सच एन इक्विटी, और इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कि उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं रहती। आपके नाम से पहले आपका एक इंट्रोडक्शन आईएम के उससे, विच इज अ वेरी बिग थिंग। तो इसमें यही चीज है कि ब्रांडेड जो एक वो होता है इसका, जो द वे द कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड, द एलुमनाई नेटवर्क। देखिए एमबीए इज अ लॉट अबाउट नेटवर्किंग ऑल्सो। आपके फ्रेंड्स कौन से होते हैं, आपके पेयर्स कौन से होते हैं, आपके सीनियर्स कौन से होते हैं। तो एक बार आप एक उस फ्रेटर्निटी में चले जाते हैं जो एक आईएम फ्रेटर्निटी है, आपको ये सब एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं। तो आज अगर मुझे कोई कंपनी में नई जॉब ढूंढनी है और वहां मुझे कोई आईएम पता है कि कोई एक आईएम एलुमनाई है, तो मैं उसको हमेशा एक अपना रेफरेंस देके नॉट नेसेसरी इन्फ्लुएंस करवा सकता हूँ, बट ही कैन बी ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ क्या इनपुट दे सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें नेटवर्किंग, जो आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक जो ब्रांड की वैल्यू है, प्लस द वे द कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड, ये सब चीजें काफी मायने रखती हैं। एंड जिसकी वजह से आईएम अपने आप को दूसरे इंस्टीट्यूट से डिफर करता है या डिफरेंशिएट करता है। मेरे ख्याल से जो मैंने नाम शुरुआत में लिए थे, चेतन भगत का साहब का, और हर्षा भुगले, रघुराम राजन, इंद्रा नोई, इस तरह के जो लोग हैं वो काफ़ी फेमस हैं ऑलरेडी अपने उस बैकग्राउंड की वजह से ही। और मैं बच्चों को ये भी बताता चलूँ कि आईएम का शुमार इंडियन INIs में भी होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 50,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें से तकरीबन सिर्फ 150 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको INI का दर्जा हासिल है, और उसमें हमारे ये जो क्रीम की मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो IM है। तो सर आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने यहाँ से डिग्री हासिल की और आज जो है हमारे बच्चों के साथ में आप बात कर रहे हैं। सर थोड़ा सा ये बताएं कि एक स्टूडेंट के अंदर वो क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो अब वो अपने आप को जज करे कि मैं भी मैनेजमेंट का बंदा हूँ, और ये जो फीलिंग है ये आमतौर पे बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाता है हमको डिसीजन लेने में, कि हमको बहुत पहले से इसकी शुरुआत करनी थी। जैसे मैंने IIM के कट ऑफ्स देखा है, 99 के नीचे होता ही नहीं है वो। तो अब 99 परसेंटाइल अगर आपको लाना है तो उसकी शुरुआत अगर मैं 1 साल के लिए 1 साल से पहले करूं तो शायद थोड़ी देर हो जाती है। तो 2 सवाल आते हैं, एक ये कि हम कब शुरुआत करें, और दूसरी ये कि बंदा कैसे जज करे कि मैं मैनेजमेंट वाला बंदा हूँ। सर सबसे पहले आपके पहले सवाल का अगर जवाब दूं तो
इसकी कोई कट ऑफ एज नहीं होती है। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि हाँ एक प्रेफरेंस रहता है, सब हर इंस्टीट्यूट हर आईएम का अलग क्राइटेरिया रहता है, बट इसकी कोई कट ऑफ एज नहीं रहती। तो आप 22 के भी हो, ग्रेजुएशन जरूरी है, बट उसके बियॉन्ड आप 28 में भी क्लियर कर सकते हैं, 29 में भी, 25 में भी, 30 डिपेंडिंग ऑन। तो एक चीज तो ये अच्छी चीज है, सबसे पहला वो। दूसरा, कब शुरुआत करें? इसका जो कैट एग्जाम जो होता है विच यू आर रिक्वायर्ड टू क्लियर, वो बहुत टेक्निकल या बहुत हाई फाई नहीं होता। इट बेसिकली जजेस योर एप्टीट्यूड, और जो जो उसका नाम ही है, राइट, इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहा है, अगर आप 10th और आपका 12th और ये सब बेसिक चीजें इन टर्म्स ऑफ आपकी मैथ हुई, इंग्लिश हुई, लॉजिक हुई, तो ये आपका ये सब चीजों में एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। हाँ, उसके आगे आपकी स्पीड इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, क्या स्पीड में करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि फाइनल ईयर में अगर तो पहले 2 या 3 साल आदमी अपने ग्रेजुएशन पे या स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन कोर्स पे कंसंट्रेट करे। व्हेन वन इज इन द फाइनल ईयर, जब ये वक्त आ जाए कि हाँ भाई अब व्हाट नेक्स्ट, तब शुरू करे। एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत से लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो वन कैन ऑलवेज गो फॉर अ जॉब या डू समथिंग अलोंग आफ्टर द ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ इसकी तैयारी करे। एंड आई थिंक सो इफ इनफ हार्ड वर्क एंड एप्टीट्यूड and right aptitude is put in, so in your second or the third attempt I don't see any reason why आप नहीं clear कर पाएंगे। तो हार्ड वर्क एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन और डिसिप्लिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी शुरू करें तो यू शुड बी एबल टू क्लियर इट, मे बी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और एट द मोस्ट इन द सेकंड। सर आमतौर पे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए हमने एज अ काउंसलर हम लोग जो लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ बताते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इम्पॉर्टेंट है, लीडरशिप क्वालिटी है, टीम वर्क है, और सोशली बोल्ड होना, और अलग अलग मतलब इश्यूज पर पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना। तो ये सारी क्वालिटीज़ मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट को अपने जजमेंट के लिए कि मैं इस फील्ड का हूँ या नहीं, और ख़ास तौर पे आईएम के लिए अगर कुछ ख़ास टिप अगर आपके जहन में हो कि क्या हो सकती है एक स्टूडेंट के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल हो, जो कहते हैं कि ये नहीं कि हर चीज में बेस्ट हूँ, लेकिन हाँ हर चीज का थोड़ा थोड़ा एस्पेक्ट है। ओके। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कि ऐसा भी नहीं हो कि आप मुझे 4 लोग में बैठा दें और मैं किसी से बात ना कर पाऊं या वो तो, और ना ही ऐसा भी है कि मुझे एकदम स्पीच देनी है। एक बैलेंस इंडिविजुअल हो जिसके पास हर तरीके की क्वालिटी हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो और फैक्टर इन होती है, जो आप जो कैट की तैयारी करते हैं, कि एक जब आप जॉब में भी होते हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे वर्किंग में, आपके लिए वो बहुत हेल्प करते हैं। तो आज जब मैं जॉब में होता हूँ, मेरे सामने जब ग्राफ्स आते हैं, मेरे सामने जब नंबर्स आते हैं, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रास्प कर पाता हूँ। किस वजह से? क्योंकि मैंने उतनी मेहनत अपने कैट प्रिपरेशन में की थी, राइट। जो इसमें एक जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, एक इसमें एक स्टेज पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसका रीजन यही होता है कि ये सब बेसिक एलिमेंट्स, तो एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती है कि यू नीड टू बी आउटस्टैंडिंग इन एवरीथिंग दैट यू डू, बट यस आपको हर चीज का एक बेसिक बेंचमार्क होना चाहिए। तो इसीलिए मेरा जो स्टूडेंट्स को सजेशन होगा कि जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनमें थोड़ा आप अपना काम करिए। तो अगर आपके लैंग्वेज एक वीक पॉइंट है तो रीड करिए आप और ट्राई एंड इम्प्रूव ऑन दैट। मैथ अगर है तो ग्राफ्स और नंबर्स के साथ काम करिए। रीजनिंग में अगर वो है तो कुछ ऐसे पजल्स और ये बाकी चीजों पे काम करिए, ताकि नॉट जस्ट इन योर एग्जाम बट इवन इन योर प्रैक्टिकल लाइफ यू आर एबल टू सेल। ये मेरा एक वो होगा। और हर चीज का जैसे मैं बताया कि कोई एक स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं, हर क्वालिटी का थोड़ा थोड़ा भी अगर आपके पास होगा, देन यू विल मेक अप अ गुड मैनेजर एंड अ गुड मैनेजमेंट प्रोफेशनल। सर मेरे ख्याल से आईएम के जो एमबीए का कोर्स है वो फुल टाइम रेसिडेंशियल कोर्स है, 2 इयर्स रेसिडेंशियल कोर्स है। बिल्कुल। ओके। तो वहाँ पर किस तरह का एनवायरनमेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ग्रूमिंग पर्सनालिटीज़
के लिए ज़रूरी होते हैं वो एनवायरनमेंट होता है। मेरे ख्याल से आईएम की वन ऑफ द बेस्ट कहेंगे कि चीज़ यही है कि 2 साल आपको वहाँ रहकर हर एक चीज़ का मुशाहिदा करना है, तज्ज़िया करना है, एनालिसिस करना है, और वो जो लाइब्रेरी है और फिर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं और जो दूसरी एक्सपोजर आपको मिलता है। मैंने क्लासरूम्स भी देखे हैं आईएम लखनऊ के, तो मैं ऐसा लग रहा था कि किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ। तो वो कितना आपकी पर्सनैलिटी को मतलब वो असर करता है वो? बहुत ज़्यादा है सर। एक जो मैंने आपको बताया कि एमबीए एक बहुत हद तक नेटवर्किंग है और आप पीयर्स से अपने बहुत कुछ लर्न करते हैं, और जब इतने हाई क्वालिटी और इतना रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद ऑब्वियसली जो आपके ग्रुप होता है वो बहुत ही फिल्ट्रेशन के बाद आप उन 200, 250, 300 या 500 बच्चों के साथ आप तो और द वे द कोर्स स्ट्रक्चर्ड, जो एक डेडलाइंस होती हैं, जो असाइनमेंट बेस्ड लर्निंग होती है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को टच अपॉन करते हैं, वो सब चीजें एक आदमी को वाकई रेडी करवाती हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड के, राइट। और जो 2 साल आप कैंपस में रहते हैं, जो दिन रात आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं, जो अपने पीयर्स या अपने कलीग्स हैं उनके साथ जो छोटे ग्रुप्स बना के असाइनमेंट्स करते हैं या बाकी चीजें करते हैं, तो उसमें आप अपनी एक तो इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं, राइट। दूसरा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनपसंद लोगों के साथ करें। तो बहुत बार प्रोफेसर्स आपको बोलते हैं कि आप ये 5 लोग के साथ काम करेंगे, आप इस असाइनमेंट पे या इस प्रोजेक्ट पे काम करें। तो वो जो एक डायनामिज्म है कि अलॉट आप बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशंस में रहते हैं, राइट। तो और आप चैलेंजिंग जॉब्स ज़्यादा मिलते हैं हमेशा। बिल्कुल, और वो 2 साल आपको रेडी करवाती हैं एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि राइट। आप डे टू डे लाइफ में भी आप कौन सी जॉब करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, आप ये वो नहीं डिफाइन करते हैं। तो इट बेसिकली सेट्स यू अप, और वो 2 साल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होते हैं आपकी एक पर्सनालिटी डिफाइन करने के लिए। सर एक चीज़ जो ख़ास तौर पे मुझे आपसे बात पूछनी थी कि बच्चे और पेरेंट आम तौर पे आईएम की फ़ीस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन आईएम के अगर सैलरी पैकेज उनको थोड़ा सा वो अनाउंसमेंट सुने तो शायद उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो जो आम तौर पे आईएम के पैकेजेस अभी फ़िलवक़्त पिछले 8-10 सालों से आपको अगर कुछ पता हो अच्छे इस तरह के पैकेजेस मिल रहे हैं, तो फीस मेरे ख्याल से बच्चों के लिए अफोर्डेबल अपने आप हो जाएगी बाद में। बिल्कुल, और देखिए आज की डेट में इतने ऑप्शंस हैं। सबसे पहली चीज कि लेट अस आल्सो नॉट गो बाय द हेडलाइन। एक चीज मैं ये बच्चों को कहना है, क्योंकि बहुत बार हम एक न्यूज में पढ़ लेते हैं कि 1 करोड़ का पैकेज और 1.5 करोड़ का पैकेज, और होते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे उस बात से इनकार नहीं है, लेकिन वो चुनिंदा लोगों के होते हैं। एक बैच में शायद 2 लोग 3 लोग होंगे, ऐसे लोगों की जिनका प्रायर एक्सपीरियंस होगा और बाकी चीजें होंगी जिनको मिलता है। बट बाय एंड लार्ज ये जो एक चीज एटलीस्ट डिफाइन करता है कि आपका जो बेस या जो आपको ओपनिंग मिल रही है वो एक बहुत ही डिसेंट ओपनिंग है, जो शायद आपकी फीस के एक्सपेंसेस को अगले 2 साल में कवर कर ले। तो आपकी जो एक जनरली एक जो थंब रूल होता है कि आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद मोस्टली 2 से 2.5 साल में आपका जो भी, अगर आपने लोन पे लिया है या अगर आपको किसी जो भी आपने अपनी फीस में इन्वेस्टमेंट किया है वो आप रिकवर कर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही रीअश्योरिंग चीज होती है, क्योंकि 2 साल बहुत लंबा पीरियड नहीं होता और बहुत मैनेजेबल होती हैं चीजें। प्लस आज इतने ऑप्शंस हैं होम लोन्स और बाकी चीजों के कि बहुत से बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर आप उसके साथ काम कर रहे हैं तो आपके कोर्सेज को फंड कर देती हैं और ये सब चीजें। तो ऑप्शंस बहुत हैं, और आई डोंट थिंक there should be any student who should lose out an opportunity because of this. And सबसे बेस्ट चीज है कि आप खुद इतने सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे आप अपनी जॉब की वजह से आफ्टर आईएम या आफ्टर योर एमबीए की 2 साल से ज्यादा आपको नहीं, 2 से 3 साल मैक्सिमम आपको अपना जो भी लाइबिलिटीज आप पे आई हैं कोर्स कंप्लीट करने में उसको अदा करने की। तो मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पेरेंट्स के लिए भी ख़ास तौर पे, कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपका होगा 2 साल के लिए वो विदिन 2 to 3 ईयर्स सर के कहने के मुताबिक एक आपको इस तरह के पैकेजेस मिलेंगे कि आप वो सारी फीस जो है वो रिकवर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। हम लोग थोड़े एंड की तरफ जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि
मैनेजमेंट का जो बंदा है उसके लिए ओपनिंग्स कहाँ कहाँ होगी, कौन सी फील्ड में उसके लिए ओपनिंग होगी? जैसे आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है तो क्या आईएम की डिग्री के बाद में इंजीनियरिंग की डिग्री का कुछ इम्पैक्ट होता है, या मैनेजमेंट की डिग्री के बाद में आप सारे ओवरऑल एवेन्यूज जो आपके लिए ओपन हो जाते हैं? सर यही इसकी सबसे अच्छी चीज है कि आपके लिए ऑलमोस्ट सब एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। ओके। डिपेंडिंग ऑन आपका क्या ओरिएंटेशन है, आपको सेल्स मार्केटिंग में भी जॉब्स होते हैं, आपके लिए सप्लाई चेन में जॉब्स होते हैं, आप में आपके लिए आईटी में जॉब्स होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसमें जॉब्स होते हैं। तो फिनेंस एक बहुत ही अपकमिंग और काफी प्रेफर्ड एरिया है जो लोग प्रेफर करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। आपका आपने अपनी ग्रेजुएशन में क्या किया नहीं किया वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है आपके एमबीए के बाद, और डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या स्पेशलाइजेशन थी, आपका किस तरफ ओरिएंटेशन था। वेरीड कंपनीज, अगेन मैं आज फूड इंडस्ट्री में हूँ, कोई और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होगा, कोई और बैंकिंग इंडस्ट्री में होगा। तो इंडस्ट्री के ऑप्शंस बहुत वाइड ओपन हो जाते हैं, जो एरियाज ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन है वो वाइड ओपन हो जाते हैं। आज शायद मैं सिर्फ इंजीनियर होता तो मेरे लिए बहुत सिर्फ टेक्निकल कंपनीज होती, और बहुत सारी जो नॉन टेक्निकल कंपनीज है, नॉन इंजीनियरिंग कंपनीज है, वो सब आई कैन कुड नॉट हैव थॉट ऑफ वर्किंग इन देम। बट ये एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं, तो बहुत ही वास्ट अपॉर्चुनिटीज और बहुत वाइड एरिया ऑफ वर्क हो जाता है आपके एमबीए कंप्लीट करने के बाद। सर आखिरी सवाल है कि आपका ये इंटरव्यू अगर हमारे 10th के और 12th के बच्चे अगर देखें फिल वक्त 2020-21 में, तो अब उनके लिए आगे ग्रेजुएशन का पड़ाव है, इंटर पहले उनको क्वालिफाई करना है, और यहाँ से वो 2026-2030 में जब इस पोजीशन में आएंगे कि आईएम में एंटर कर सकें, तो उनके लिए आप एक रोड मैप या क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? So one simple message that I have for everyone is, or you can note this down, and this is a quote that I really love, which says, when you are not working, someone somewhere else is working, and when you meet him, he will win. तो बहुत ही सिंपल सा ये चीज कहता है कि अल्टीमेटली आपके पास कितना भी टैलेंट हो, आप कितने भी गिफ्टेड हो, आपको राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन डालना पड़ेगा एक सक्सेसफुल करियर और सक्सेस लाने के लिए। तो पुट द राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, do the best you can, and then leave it up to for him to make it happen for you. तो आदमी को हार्ड वर्क और डेडिकेशन में कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए। He should work towards his goal, and I'm sure the world conspires to get him what he wants. मेरा यही मैसेज है, हार्ड वर्क करिए, दिल लगा के पढ़िए, और I'm sure success is around the corner for everyone. बहुत शुक्रिया सर। मैं एक शेर के साथ में हमारे बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि फिल वक्त अगर मेहनत करनी है, फिल वक्त अगर आपको स्ट्रगल करना है, तो ये शेर ज़रूर याद रखें कि गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं, ये कह के मंजिलों ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैफ सर, आप आज हमारे बच्चों के साथ में आप मौजूद थे और आपने बहुत कीमती वक्त अपना हमारे बच्चों के लिए दिया, और आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर करियर के लिए हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात। विद्या प्राधिकरण मुंबई की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस ख़ास प्रोग्राम के लिए हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मैडम राकी त्रिभुवन मैडम, और जो ख़ास हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जोशी मैम, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके बिहाफ में मैंने आज कैफ साहब से बात की और ये पूरा प्रोग्राम हम बच्चों तक पहुँचा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। My pleasure, my pleasure. Best of luck. थैंक यू सर।